नमस्कार विद्यार्थियों। कृषि की जो विभिन्न प्रकार थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम कृषि उत्पाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करेंगे जिसको वान थ्यूनेन ने प्रतिपादित किया और ये माना जाता है कि इससे संबंधित ये शायद पहला सिद्धांत था जो वान थ्यूनेन ने 1826 में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो हम वान थ्यूनेन के द्वारा कृषि अवस्थिति का जो सिद्धांत है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वान थ्यूनेन जर्मन विद्वान था और उन्होंने आरंभिक 19वीं सदी की जो जर्मनी की जो स्थिति थी, वहाँ की भौगोलिक दशाएं थी और वहाँ से जो कृषि से संबंधित जो उत्पाद होते थे उनके आंकड़ों के आधार पर इन्होंने कृषि अवस्थिति सिद्धांत या मॉडल हमारे सामने रखा और यह सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द आइसोलेटेड स्टेट के माध्यम से इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। क्योंकि वान थ्यूनेन ने ये जो सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया, इस सिद्धांत में जो प्रयुक्त आंकड़े थे वो इनके द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़े तथा इनके अनुभव के आधार पर, इन आंकड़ों के आधार पर वान थ्यूनेन ने यह मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि यह जो वान थ्यूनेन का सिद्धांत था यह अधिकतम लाभ के आधार पर आधारित था और यह कृषि उत्पादों के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते थे। जर्मनी से संबंधित होने के कारण उस समय जर्मनी की जो स्थिति थी उसके आधार पर यह सिद्धांत हो सकता है कि वहाँ प्रचलित हो, लेकिन अन्य जगह यह सिद्धांत हम लागू नहीं कर सकते। क्योंकि वान थ्यूनेन ने यह जो सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले वान थ्यूनेन ने अनेक धारणाएं जिनके आधार पर यह सिद्धांत आधारित था, इन मान्यताओं के आधार पर यह मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्या मान्यताएं थी वान थ्यूनेन की जिनके आधार पर वान थ्यूनेन ने यह मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया? सबसे पहली जो मान्यता थी, एक विलग प्रदेश। इसके संबंध में वान थ्यूनेन बताते हैं कि एक विस्तृत क्षेत्र हो और उसके केंद्र में एक नगर हो, यानी उस क्षेत्र के आसपास कोई अन्य बड़ा नगर न हो, उसके केंद्र में एक नगर हो और उसके चारों ओर विस्तृत कृषि क्षेत्र हो। तो इस तरह की मान्यता वान थ्यूनेन की रही। फिर दूसरा जो मान्यताएं थी, बाजार केंद्र। वान थ्यूनेन की मान्यता थी कि इस पूरे विलग प्रदेश में इसके केंद्र में एक बाजार हो जो कि इस पूरे क्षेत्र में जो कृषि उत्पाद है उसको उस बाजार में बेचा जा सके। साथ ही वान थ्यूनेन ने यह भी बताया कि इसके अलावा उत्पादित माल अन्य क्षेत्रों में न भेजा जाए और न ही ये क्षेत्र अन्य क्षेत्र से आयात के माध्यम से सामान खरीदे। तो दूसरी मान्यता। तीसरी मान्यता की हम बात करते हैं, समान भौतिक दशाएं इस क्षेत्र में होनी चाहिए, यानी धरातल का स्वरूप समान होना चाहिए, यहाँ की भौगोलिक जो दशाएं हैं वो भी समान होनी चाहिए ताकि हर क्षेत्र में जो उत्पाद है वो लगभग समान हो सके, समान प्रकार से कृषि उस क्षेत्र में की जा सके। फिर चौथा है, कृषि उत्पाद से अधिकतम लाभ कृषक प्राप्त कर सके। सिद्धांत की जो चौथी मान्यता थी, क्योंकि यह सिद्धांत अधिकतम लाभ पर आधारित था
और इसी आधार पर वानथ्यूनेन ने अपनी चौथी जो मान्यता थी उसमें यह बताया कि कृषि उत्पाद उन्हीं किसान उन्हीं कृषि फसलों का उत्पाद करे जिससे कि वो अधिकतम लाभ इस कृषि के माध्यम से प्राप्त कर सके। यहां पर पांचवी जो मान्यता थी, परिवहन का साधन घोड़ा गाड़ी, यानी इस पूरे विलक प्रदेश में परिवहन का जो साधन है वो एकमात्र घोड़ा गाड़ी ही होना चाहिए, ताकि परिवहन की जो लागत है वो समान हो। छठा जो है आनुपातिक परिवहन वह है। इस मान्यता में वानथ्यूनेन यह बताने का प्रयास करता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है और जैसे जैसे बाहर बढ़ता है उसी के अनुपात में परिवहन की जो लागत है, परिवहन जो वह है वो उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा, यानी दूरी और भार के अनुपात में परिवहन भी बढ़ता जाएगा। तो इन 6 मान्यताओं के आधार पर वानथ्यूनेन ने हमारे सामने कृषि अवस्थिति का जो मॉडल प्रस्तुत किया वो इन मान्यताओं पर आधारित मॉडल था। अब इन उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर वानथ्यूनेन ने माना कि इन परिस्थितियों में केंद्र में एक नगर का विकास होगा और नगर का विकास जब होगा तो उसके चारों ओर, यानी यहां अगर नगर का विकास होगा तो इसके चारों ओर विभिन्न फसलों का जो उत्पाद होगा, यानी नगर का विकास होगा और उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की जो भूमि उपयोग है, यानी विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनका उत्पादन किसान करेगा और ये एक सकेंद्रीय वर्त के रूप में होंगे। और इनमें जो सकेंद्रीय वर्त होंगे, दूरी के साथ फसल उत्पादन का जो लाभ है वो घटता जाएगा। यानी वानथ्यूनेन ने जो विलक प्रदेश के केंद्र में एक नगर माना, एक बाजार माना और इस बाजार के चारों ओर, इस केंद्र के चारों ओर विस्तृत कृषि क्षेत्र होगा और इस कृषि में दूरी के साथ साथ जो अधिकतम लाभ की स्थिति है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। तो यहां पर कृषक उन्हीं फसलों का उत्पाद करेगा जो कि उनको अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, और इस लाभ को प्रकट करने के लिए वानथ्यूनेन ने एक सूत्र दिया और इस सूत्र में 3 परिवर्तित जो चरें थी उनके संबंध के आधार पर जो कृषक का लाभ है वो निर्भर करता है। ये क्या सूत्र है? P बराबर V माइनस E प्लस T, यानी यहां पर P संबोधित कर रहा है कृषक के लाभ को, V संबोधित कर रहा है वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, E उत्पादन लागत और T परिवहन व्यय। तो यहां पर E और T यानी उत्पादन लागत और परिवहन व्यय वस्तु का विक्रय मूल्य में घट जाएगा और यहां कृषक का जो लाभ है P वो आ जाएगा। तो इस सूत्र के माध्यम से वानथ्यूनेन कृषक का जो लाभ है उसके बारे में बताने का प्रयास करता है। अब इस मॉडल में जो हमारे सामने वानथ्यूनेन ने प्रस्तुत किया, वानथ्यूनेन बताता है कि केंद्र के चारों ओर सकेंद्रीय वर्त के रूप में विभिन्न कृषि क्षेत्र विकसित होंगे। यानी वानथ्यूनेन ने इन सकेंद्रीय वर्तों की जो पेटियां हैं वो 6 भागों में विभाजित किया, यानी सकेंद्रीय वर्त के रूप में 6 पेटियां यहां विकसित होंगी और उन पेटियों में किस प्रकार का उत्पादन कृषक करेगा वो हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि यह जो मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया सकेंद्रीय वर्त कृषि पेटियों का, तो इसमें केंद्र में केंद्रीय नगर या बाजार को माना और दूसरे वर्त में यानी केंद्रीय नगर के आसपास का जो पहला वर्त होगा वहां दूध और साग सब्जी का उत्पादन कृषक करेगा, क्योंकि यहां पर इन वस्तुओं की खपत केंद्र के पास यानी नगर के पास सर्वाधिक होती है और कम समय में ये जो कि खराब हो जाता है। इसके कारण से बाजार के आसपास या नगर के आसपास का जो पहला वर्त होगा वहां दूध और साग सब्जियों का उत्पादन होगा। दूसरे सेकेंडरी वर्त में ईंधन की लकड़ी का सेकेंडरी वर्त होगा, क्योंकि जर्मनी में उस समय लकड़ी का जो प्रयोग था वो अधिक होता था, शीत क्षेत्र इसको मानते हैं, यानी टेम्परेचर यहाँ कम होता है तो लकड़ी का उपयोग इस क्षेत्र में ज्यादा होता था। तो इस कारण से वांथुनेन ने जो दूसरी सेकेंडरी जो पेटी है उसमें ईंधन के लिए लकड़ी का जो उत्पाद है वो ज्यादा होगा। तीसरी पेटी में सघन कृषि का उत्पाद कृषक करेगा और वो भी प्रति भूमि नहीं छोड़ेगा, यानी तीसरी पेटी में सघन कृषि करेगा लेकिन प्रति भूमि को नहीं छोड़ेगा। चौथी पेटी में इस पेटी में सघन कृषि करेगा लेकिन साथ ही प्रति भूमि और चारागाह भूमि का उपयोग भी यानी चारागाह कृषि का उपयोग भी वो चौथी पेटी के अंतर्गत करेगा। पांचवी जो पेटी है उसमें विस्तृत कृषि करेगा लेकिन प्रति भूमि और चारागाह भूमि इस पांचवी सेकेंडरी पेटी में अधिक होगा। छठी में अंतिम जो पेटी है उसमें विस्तृत पैमाने पर पशुपालन का कार्य किया जाएगा, जो मांस और पशु उत्पाद जो अन्य उत्पाद हैं उनसे संबंधित, चाहे वो घी हो, पनीर हो, अन्य जो सामग्री हो, उसका उत्पाद करने के लिए अंतिम जो पेटी है उसमें विस्तृत पैमाने पर वो पशुपालन का कार्य करेगा। तो इस प्रकार 6 पेटियां वांथुनेन ने अपने मॉडल में हमारे सामने प्रस्तुत की, लेकिन इस मॉडल के बाद में वांथुनेन ये भी बताने का प्रयास करता है कि अगर इन पेटियों में नदी अगर मौजूद हो, यानी नदी इन बाजार से बाहर की ओर अगर नदी उपलब्ध होती है तो परिवहन का जो खर्च है वो कम हो जाएगा जल यातायात के द्वारा, क्योंकि परिवहन व्यय कम होता है तो नदी की उपस्थिति यहाँ परिवहन व्यय को कम कर देगी। लेकिन जो सेकेंडरी पेटी वांथुनेन ने बताई वो सेकेंडरी पेटी अब वर्त के रूप में न होके इस नदी के समानांतर विकसित होंगी, यानी लंबाकार रूप में इन पेटियों का विकास होगा। साथ ही एक छोटे नगर की भी कल्पना वांथुनेन करता है। तो अगर छोटे नगर की यहां कल्पना करता है तो अपने आसपास के क्षेत्रों में जो सामान की पूर्ति है उसका काम ये छोटा नगर करेगा। तो इस प्रकार वांथुनेन ने अपना जो कृषि का जो मॉडल है, कृषि अवस्थित सिद्धांत, वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इस मॉडल सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, क्योंकि इन आलोचनाओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो भौतिक दशाएं हैं उनकी अगर बात करते हैं तो क्योंकि एक छोटे क्षेत्र में भौतिक दशाएं समान मिल सकती हैं, लेकिन एक बड़े क्षेत्र में भौतिक दशाएं जैसे समान धरातल, समान तापमान, समान वर्षा, समान मिट्टी, ये चीजें मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो भौतिक तत्वों में भिन्नता आपको बड़े क्षेत्रों में देखने को मिलती है। परिवहन की दशा की बात करते हैं तो जैसे जैसे समय अगर गुजरता है
तो वहाँ परिवहन की सुविधाओं का विस्तार भी होता है, तो जिसके कारण से सकेंद्रीय पेटी का जो निर्माण वांथुनेन यहाँ बताता है अपने मॉडल में, वो नहीं हो पाएगा। तो परिवहन के साधनों का जो विकास होगा, विकास के साथ साथ अन्य जो कृषि से संबंधित जो उत्पाद है उनके क्षेत्रों का जो वितरण है वो भी अलग प्रकार से देखने को मिलता है। आधुनिक तकनीक के साथ साथ क्योंकि जो समय गुजरता है आधुनिक तकनीकें हमारे पास उपलब्ध होती है, जिसके माध्यम से हम कृषि उत्पाद करते हैं, तो वो कृषि उत्पाद इन पेटियों के संदर्भ में अब अगर बात करते हैं तो इस तरह की सकेंद्रीय पेटियों का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक रूप से हम कृषि का कार्य संपन्न करेंगे। ईंधन की अगर बात करते हैं तो चूंकि यहाँ लकड़ी की बात वांथुनेन ने अपने सिद्धांत में की, दूसरी पेटी में लकड़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन एक ठंडे क्षेत्र में और उस समय जर्मनी में लकड़ी का जो उपयोग था वो अधिक होता था, और उसी आधार पर दूसरी पेटी को ये वांथुनेन लकड़ी उत्पाद के रूप में देखता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि समय के साथ इसका उपयोग और जो साधन है, ईंधन के जो साधन है वो भी बदलते जाते हैं। व्यापारिक जो अंतर संबंध होते हैं वो भी अलग अलग देखने को मिलते हैं, और इन अलग अलग अंतर संबंधों के कारण अगर हम इन कृषि पेटियों का विकास देखते हैं तो वो संभव नहीं होता। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इस सिद्धांत को हम लागू करना चाहें तो यह भारत के संदर्भ में किसी भी क्षेत्र में यह सिद्धांत लागू हो नहीं सकता, क्योंकि जो इस सिद्धांत की जो मान्यताएं थी वो मान्यताएं ऐसी थी कि ये सभी मान्यताएं हमारे यहाँ समान रूप से देखने को नहीं मिलती हैं। धन्यवाद।